हाँ तो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और लेक्चर में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के बारे में। ठीक है गाइस। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भैया रिएक्ट पढ़नी है, एचटीएमएल सीएसएस जेएस पढ़ ली, अब मुझे रिएक्ट पढ़नी है। तो रिएक्ट पढ़ने का बेसिकली मेन थीम क्या है कि रिएक्ट क्यों पढ़नी है आपको। सबसे पहला तो क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि रिएक्ट पढ़ के आप क्या करोगे। ठीक है। रिएक्ट को क्यों बनाया गया है, रिएक्ट में क्या ऐसी अच्छी चीज़ है जो कि और चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं कर रही थी। समझ रहे हो गाइस? ये सुनो, पहले ये बताओ। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि यार भैया जी भैया। और भी चीज़ें थी, मैं तो जेएस से भी काम कर सकता था, प्लेन जावास्क्रिप्ट के कोड से भी काम कर सकता था भैया, बट रिएक्ट सीखने की क्यों ज़रूरत है ना। बहुत लोग ये क्वेश्चन करेंगे। ये सुनो गाइस, तो ये आप लोग को स्क्रीन दिख रही है गाइस। अब इसमें आप ये बात बताओ कि जो इसमें आपको कोड दिख रहा है फिफ्थ नंबर पे, रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड में क्यों आता है रिएक्ट जेएस? ऐसा क्या है रिएक्ट में जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है? बताओ पहले ये चीज़ किस बच्चे को पता है? कौन बच्चा ढंग से बता सकता है ये चीज़? क्योंकि गलत तो बहुत बताते हैं ये चीज़। क्योंकि वो फ्रंट एंड पे ही काम करेगा ना पूरा। फ्रंट एंड पे तो इस काम वजह से करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन मतलब रिएक्ट को क्यों यूज़ करते हैं हम, मैं ये पूछ रहा हूँ। सिंगल सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। आ, तो सिंगल पेज से बेसिकली हमें क्या लेना देना है, अगर बात करिए तो। मतलब एक तरीके से एक लाइब्रेरी है ये। हम्म। भैया एक ही कोड को थोड़ा बार कुछ बार काम खुद यूज। करा देती है। क्या करा देती है? कुछ काम पहले से खुद करा देती है पहले से। चलो, माना खुद कुछ काम फाइल खुद करा फाइल देती है। वगैरह क्रिएट हो जाती हैं। भैया एक बार कोड जो लिख लिया उसको बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। कंपोनेंट्स में। कोड यूजेबिलिटी है। वेरी गुड। और क्या क्या फीचर्स हैं रिएक्ट के, क्या क्या ये मतलब क्यों यूज़ करा जा रहा है मार्केट में, ऐसा क्या है इसमें कि ये आई मार्केट में? और भी तो चीज़ें प्रेजेंट थी पहले से। ऐसा क्या इसने किया है कि मतलब ये इतना ज़्यादा वो हुई है? ये बताओ पहले। सबसे मेन रीजन तो इसका यही है कि रेंडर नहीं करता, बार बार पूरा पेज रीलोड नहीं होगा। जो कंपोनेंट पे काम करना है बस वही कंपोनेंट रेंडर होगा। अच्छा। जिस पे रिएक्ट से कोई भी वेबसाइट का डिजाइन हम कर सकते हैं, चाहे वेब पेज हो, मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, कोई भी पेज का डिजाइन कर सकते हैं, नहीं, इसीलिए मार्केट में है। अरे ये तो बहुत ये तो मतलब वैसे भी कर सकता हूँ मैं। सीएसएस डिज़ाइन तो सीएसएस से होता है, रिएक्ट से थोड़ी होता है। फ्रंट एंड में फ़र्क है मेरी जान। समझने समझने का फ़र्क है। आप लोग सोचते हो आप लोग कुछ भी बोलोगे सामने वाला बंदा हाँ में हाँ मिला देगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इंटरव्यू दोगे पता लग जाएगा सबको। ठीक है गाइस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो भी तुम लोग बोलते हो ये बस यहीं तक रह जाती हैं चीज़ें। इंटरव्यू में सब धर लेते हैं कौन गलत बोल रहा है सही बोल रहा है। तो और बताओ, और कौन बताना चाहता है क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? बताओ गाइस, बोलो। बताएगा कोई? नहीं बताएगा? नहीं पता किसी को। रिएक्ट के बारे में पता ही नहीं है किसी को सही से, लेकिन पढ़नी सबको है ना। अरे पता तो कर लेते, रिएक्ट क्यों सीखते हैं, क्यों इतना ट्रेंड बना है, दुनिया क्यों रिएक्ट सीख रही है, कुछ तो बताओ। सर रिएक्ट में कम टाइम में ज़्यादा काम हो सकेगा। कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके, हाँ ये बढ़िया बोला इस बंदे ने। भैया ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है, ये भी सही है। इसमें कोई भी कंपोनेंट बनाया बना मिलता है। अच्छा, ठीक है। बना बनाया मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है कि बस हवा में बातें कर रहे हो इन सब चीज़ों की? क्या है ये सारी चीज़ें? समझ आ रहा है कभी भी कि कंपोनेंट ये क्या बातें हो रही हैं उल्टी सीधी, रेंडर वेंडर, ये सब? देखो भाई, क्योंकि देखो कोई बंदा अगर नया रिएक्ट चालू कर रहा है उसको रिएक्ट सुनते ही डर लग जाता है कि यार रिएक्ट कैसे होगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो यारो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा यहाँ ये सोच रहा है कि रिएक्ट कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्ट बेसिकली है क्या, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। यार देखो, मैंने आप लोग को बताया था अच्छे से कि जावास्क्रिप्ट को वेनिला जावास्क्रिप्ट क्यों कहते थे। क्यों कहते थे ये कौन बताएगा? पहले जावास्क्रिप्ट को वेनिला जावास्क्रिप्ट क्यों कहते थे?
जो ये बता देगा। देखो आज जो छोटे मोटे डाउट्स हैं अगर वो मैं क्लियर करा दूंगा तो तुम्हें रिएक्ट सीखने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी किसी बड़े से बड़े इंटरव्यू, छोटे से छोटे इंटरव्यू के भी आंसर कर पाओगे। ये बताओ पहले जेएस को। वनीला जावा हाँ बताओ बताओ। इसलिए कहते थे ना, क्योंकि वो भैया लाइन बाय लाइन लिखते थे, खुद से लिखना पड़ता था। हाँ ठीक है। और और इसमें? भैया हाँ। इसमें से पहले से लिखा हुआ रहता है, कॉपी पेस्ट करना होता है। नहीं नहीं, ये क्या बातें कर दी तुमने, कॉपी पेस्ट? तो भाई जब सब पहले से लिखा हुआ है, तुम कह रहे हो कंपोनेंट बना बनाया मिलता है, सब मिल रहा है, तो चल तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ फिर तो। भैया कुछ कुछ लिखना होता है, कुछ कुछ वहां से फ्रेमवर्क लाइब्रेरी से यूज कर लिया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो वेनिला जावास्क्रिप्ट का पीछे क्या नाम था किसी को नहीं पता, मैं सबको बताया था जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाना चालू किया था, लेकिन यहाँ पे सब भूल चुके हैं। अब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कोई बताएगा नहीं, फिर आगे कहेंगे यार कार्तिक भाई की लाइव क्लास तो बढ़िया नहीं होती क्योंकि यार उससे जॉब नहीं लगती। तो यार मैं जब चीज़ें बताता हूँ तब तो तुम लोग हाँ में हाँ करते हो, जब मैं पूछता हूँ तब तुम में से कोई नहीं बता पाता कि वेनिला जेएस क्यों कहते हैं उसे। ये बताओ पहले, बताओ भाई शैलेंदर, डिजाइनर ही बने रहोगे जिंदगी भर या जावास्क्रिप्ट के कोड को भी देखोगे? जावास्क्रिप्ट का कोड भी देखेंगे सर। तो जावास्क्रिप्ट को वेनिला जेएस क्यों कहते हैं बताओ जरा। वेनिला जेएस बताया था अच्छे से मैंने, ऐसा तो है नहीं बताया नहीं था। बताए थे सर। क्यों भूल रहे हो? मैंने अच्छे से बताया था, एक एक बच्चे को बताया था भाई। यही रीजन होता है कि पढ़ते समय लेकिन जॉब कमों ये की लगती है। प्लेन जेएस होता है। हाँ प्लेन उस जेएस होता है फिर। इस पे भैया और मतलब जिसको वनीला आपने बोला था, जिसको जेएस आ गया वो हाँ ये हाँ सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्ट एक्सप्रेस, मतलब ये हाँ सारे हाँ चीज। हाँ 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 हाँ। बढ़िया। तो वेनिला का मतलब क्या होता है? वनीला भैया प्लेन मतलब जिसको मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ भैया एक्यूरेट याद नहीं आ रहा। यही तो आप लोग को याद नहीं आता, फिर आप कहते हो यार भैया ये हो गया वो हो गया। देखो वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर होता है। वनीला आइसक्रीम में आप जोन सी आइसक्रीम मिलाओगे ओन सी आइसक्रीम बन जाती है फ्लेवर में। चॉकलेट बनाना चाहो चॉकलेट बन जाती है, बटर स्कॉच बनाना चाहो बटर स्कॉच बन जाती है। तो सवाल की बात ये आती है कि जब जोन सी आइसक्रीम बन जाती है तो जेएस ही सबसे मेन कंपोनेंट है। तो जिसको जेएस नहीं आएगी ना वो रिएक्ट कर पाएगा, ना वो एक्सप्रेस कर पाएगा, ना वो एंगुलर कर पाएगा, ना वो नेक्स्ट जेएस कर पाएगा। समझ आया मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? कि जी भैया। आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए गाइस आपको आनी चाहिए जेएस। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। समझ में आया? अब यहाँ आओ। अब यहाँ आने के बाद जब हम जेएस के कोड लिखते थे तो जेएस के कोड बड़े बड़े होते थे। बड़े बड़े मतलब एक चीज़ को बनाने में अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में 15 मिनट लग रहे हैं तो रिएक्ट में वो चीज़ 7-8 मिनट में बन जाती थी। सीधा हाफ टाइम में बन जाती थी। समझ आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो रिएक्ट ने यस। हमें बनी बनाई कुछ चीज़ें दी, रीयूजेबिलिटी दी। रिएक्ट ने बोला कि जो चीज़ आपको वहाँ करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ बना बनाए दूंगा, जो डेली डेली आप कोड करते हो। तो स्पेशली डेवलपर्स के लिए बनाया गया रिएक्ट को। किसके लिए? डेवलपर्स के लिए। क्योंकि डेवलपर्स कैजुअल कोडिंग थोड़ी करते हैं, रोज़ कोडिंग करते हैं कंपनी में जाके। तो इसीलिए जेएस को बनाया गया और इसको कहा कि अब रिएक्ट जेएस इस्तेमाल करो और रैपिड डेवलपमेंट करो। रैपिड डेवलपमेंट मतलब होता है जल्द से जल्द डेवलप करो। समझे? कम कोड में ज़्यादा जी चीज़ें चलवाओ। तो रिएक्ट की सबसे अच्छी चीज़ ये थी रैपिड डेवलपमेंट। फालतू के कोड्स नहीं लिखवाती थी, छोटे कोड में काम चल जाता था। अब यहाँ पे रिएक्ट की ये भी चीज़ आ गई कि रिएक्ट ने दिया सिंगल पेज एप्लीकेशन का सपोर्ट, यानी कि रिएक्ट तुम्हारी बात बात पे रिलोड नहीं होगी। जो हमारी पुरानी वेबसाइट्स होती थी जो हम जेएस एजेक्स और जे क्वेरी की मदद से बनाते थे, जैसे बात करी तो वहाँ पे रिलोड वगैरह होते थे, अगर आप लोग को याद होगा तो वेबसाइट रिलोड होती थी पूरी, है ना? बट यहाँ पे वैसा नहीं होता है गाइज। यहाँ पे क्या होता है हमारा, क्या होता है गाइज? रेंडरिंग। रेंडरिंग होती है। पर्टिकुलर कंटेंट को हम सिर्फ रिफ्रेश कराते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? ये चीज़ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे रेंडरिंग क्या होती है? रेंडरिंग मतलब होता है पूरी वेबसाइट ना रिलोड करके यहाँ से सिर्फ एक पर्टिकुलर कंटेंट को रिलोड किया जाए, एक छोटी सी चीज़ को, जैसे मान लो इस डब्बे को बस रिलोड किया जाए। तो ये होती है रेंडरिंग। समझ आया? जी भैया।
कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई? देखो पहले क्या होता था, वेबसाइट पूरी लोड होती थी। सबसे पहला तुम्हारा यहाँ पे खास चीज़ आ गई कि तुम्हारे को रैपिड डेवलपमेंट का सपोर्ट मिल गया, ठीक है। और रैपिड डेवलपमेंट इतनी बढ़िया चीज़ है कि मतलब तुम सोच नहीं सकते। देखो ये चीज़ मैंने तुम लोग को सिखाई भी थी कि जो जावास्क्रिप्ट में 20 मिनट में बन सकती है, एंगुलर में वो 5 मिनट में बन सकती है। अब इसके बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मैंने और भी सिखाई थी, जो तुम लोग को याद होगा कि इसमें कोड रियूजेबिलिटी का फीचर मिलता है कि एक बार एक फंक्शन बना दिया, उसको प्रॉप्स के तौर में हर फाइल में इस्तेमाल कर लिया। समझ आया? क्योंकि रिएक्ट जो होती है तुम्हारी फंक्शनल बेस्ड होती है। फंक्शनल बेस्ड का क्या मतलब होता है? फंक्शनल बेस्ड मतलब होता है गाइस कि मतलब जैसे ये फंक्शन के ऊपर चलती है। समझ आ रहा है? एक बार भैया जो फंक्शन बना दिया उसको बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही इसमें हम करते हैं, बिल्कुल सही। तो ये काम हमारा चलता आता है इसमें। अब यहाँ पे बात करी जाए, रैपिड डेवलपमेंट हो गई, फंक्शन बेस्ड हो गई। अब यहाँ पर आता है स्केलेबिलिटी। बड़ी एप्लीकेशंस के लिए आगे चल के हमें 10 फीचर्स जोड़ने हैं तो तब भी हम जोड़ सकते हैं। क्यों? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। समझ आ रहा है गाइस? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कि ये हर एक एक चीज़ के लिए एक कंपोनेंट बनाया जाता है। नैप बार का अलग कंपोनेंट है, फुटर का अलग कंपोनेंट है, साइड बार का अलग कंपोनेंट है। समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये हमारी वेबसाइट है तो ये चीज़ का अलग कंपोनेंट होगा, ये चीज़ का अलग कंपोनेंट होगा सॉरी, एंड ये लास्ट वाली चीज़ का अलग कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट बेस्ड रेंडरिंग होती है। तो अब ये वाले कंपोनेंट को हर पेज में ना लिख के मैं हर जगह इंपोर्ट कर दूंगा, तो कोड रियूजिबिलिटी हो गई नहीं हो गई? जी भैया। समझ आए कोड रियूजिबिलिटी कैसे होती है? जी भैया। क्यों गाइस? एक ही कोड को बार बार यूज करके, ना कि उसी की डुप्लीकेसी बना बना के। एक ही कोड को हर जगह यूज करना है, ना कि डुप्लीकेट कोड लिखना है बार बार। समझ में आया? तो ये चीज़ का हमें सपोर्ट मिला यहाँ पर। एक कंपोनेंट को, फुटर के कंपोनेंट को हम हर फाइल में यूज़ कर सकते हैं बिना लिखे। तो ये चीज़ थी अच्छी चीज़। उसके बाद आगे राउटिंग का सपोर्ट, कि अलग अलग राउट्स बना दिए। अलग अलग राउट्स क्या होते हैं? होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये सारे पेज बना गए। और इन पेज पे जब हम जाएंगे तब भी कोई रिलोडिंग नहीं होगी। समझ रहे हो? जैसे देखो जी भैया। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जीमेल में आप लोग बैठे रहते हैं तब भी मेल आ जाता है। कैसे आ जाता है? वो रियल टाइम रेंडरिंग वहाँ पे चल रही होती है। तो वो रिएक्ट एंगुलर में बनाया गया है। एंगुलर रिएक्ट से और एक कदम आगे होता है हर चीज़ में। तो एंगुलर थोड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है, प्रॉपर स्केलेबल फ्रेमवर्क है बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए कंपनी में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखो, अब यहाँ पर जैसे अगर तुम्हें मान लो दूसरे पेज में जाना है, जैसे मान लो यहाँ से मैं अगर दूसरे पेज में जा रहा हूँ, तो यहाँ देखो मेरी वेबसाइट रीलोड हो रही है। ध्यान से देखो, मेरी वेबसाइट रीलोड हो रही है। बट उस सिनेरियो में हमारी वेबसाइट रीलोड नहीं होती है गाइस। देखो जो भी वेबसाइट रिएक्ट वगैरह में बनेगी उसमें रीलोड नहीं आएगा, पर्टिकुलर कंटेंट सिर्फ रीलोड होगा। समझ आया नहीं आया? तो रीलोड जी। नहीं आएगा, जिससे कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस बचेगी। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो डेटा कम लेगा, डेटा कम लेगा तो मोबाइल डेटा कम लेगा, और मोबाइल डेटा कम लेगा तो जो रिमोट एरियाज है, जैसे गाँव वाँव वाले एरियाज है, तो कम नेट में भी वो वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। समझ आया? लो डेटा में भी। तो इसीलिए आजकल रिएक्ट एंगुलर में वेबसाइट्स लोग बनाते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट हाईली ऑप्टिमाइज्ड रहती हैं। समझ में आए क्यों? समझ में आ रहा है गाइस मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप लोग को? बोलो गाइस। आ रहा है, आ रहा है। तो समझना यही है कि रिएक्ट बहुत ही बढ़िया चीज़ थी यार। देखो इससे हमारे मल्टीपल बेनिफिट्स थे। अब रिएक्ट की ऐप को अगर आपको चलाना हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है गाइस? ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछेंगे। सबसे पहले गाइस जाना है, नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। किसको? डाउनलोड नोड जेएस लिखना है। अब नोड जेएस लिखते ही देखो मेरे पास यहाँ पर मैकबुक है, इसलिए मेरा मैक ओएस के लिए, आपका विंडोज़ के लिए होगा। और यहाँ से नहीं डाउनलोड करना, ये गलत साइट होती है, मतलब ये सही नहीं होती। यहाँ वाले पे जाना, यहाँ वाले पे जहाँ पे हरा बटन आएगा ऐसे, सोर्स वाले, यहाँ पे जाके करना गाइस। ठीक है, कर लिया। अब करने के बाद यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, विंडो इंस्टॉलर करना। मेरे में थोड़ा अलग सीन है। इंस्टॉल करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्लिक करना, नेक्स्ट 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 करना है, जैसे कि कल हम लोगों ने गिट को इंस्टॉल किया था। क्लियर है बच्चों? जी भैया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? हाँ जी भैया। हम्म।
अब यहाँ पे तुम लोग के माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अ, ये कैसे करेंगे कि हमारे को नोड जेएस क्यों चाहिए रिएक्ट चलाने के लिए। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा भाई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि नोड जेएस एक मतलब एक वो है, मेन चीज है। इसी के टॉप पे रिएक्ट चलेगा, एंगुलर चलेगा, सब कुछ इसी पे चलेगा। नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नेक्स्ट जेएस सब इसी के ऊपर चलेगा। क्लियर है? तो नोड जेएस सबसे मेन चीज है, इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। क्लियर है? जी भैया। और इसके भी वर्जन्स होते हैं, तो वर्जन्स के हिसाब से कंपनीज ये प्रिफर करती है कि हम थोड़ा एक दो वर्जन पीछे चले ताकि स्टेबल वर्जन पे डेवलपमेंट करें, ना कि लेटेस्ट वर्जन जिसमें बग्स वग्स हो। समझ आ रहा है गाइस? जी भैया। नोड.js इंस्टॉल करने के बाद कैसे पता लगेगा हमारे में नोड.js इंस्टॉल हो गया है? VS कोड खोलना है, कहीं भी VS कोड खोलना है, और यहाँ पे टर्मिनल में क्या लिखना है? नोड। नोड वर्जन। नोड वर्जन नहीं, नोड वी भी लिखोगे तो चल जाएगा। नोड वी क्या बता रहा है मेरे में? 18.17.1। वर्जन। जी अब मैं अब मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। ठीक है गाइज? और ये मैकबुक मुझे थोड़ा अच्छे से चलाने आज भी नहीं आती है, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब मुझसे नहीं चलता है। चलो अब यहाँ चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में गए गाइस, यहाँ तक समझ आ रहा है? अब यहाँ पे गाइस हमने क्या किया, यहाँ पे पता नहीं कैसे खोलते हैं, इसमें CMD MD होता भी है नहीं होता है, इसका समझ नहीं आता सीन थोड़ा। बस ये क्या है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाते हैं गाइस, ठीक है? किस नाम से? माई ऐप नाम से। कैसे? माई ऐप, ठीक है। माई ऐप के अंदर गए और यहाँ पर इसमें क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करके ओपन विद किससे करेंगे हम? विजुअल स्टूडियो से। ये घटिया है ना मैकबुक, लोग पता नहीं इसको क्यों अच्छा बताते हैं। डेवलपर्स यार कैसे काम कर लेते हो तुम लोग इसमें। हम्म, चलो कोई नहीं गाइस, ये मेरे को आज तक समझ ही नहीं आई कभी, पता नहीं कैसे लोग इसको अच्छा बता देते हैं। बकवास चीज एकदम। कोई की प्रेस करनी पड़ेगी साथ में से इस, और में शिफ्ट करते हैं फिर राइट क्लिक करते हैं। नहीं वो तो मुझे सब आती है, लेकिन इसमें ना बड़ा मतलब अजीब इंटरफेस है यार। अगर कोई बंदा आएगा ना तो वो परेशान हो जाएगा। मतलब जैसे विंडोज़ में हम CMD खोलते हैं, ओपन सोर्स है, चीज़ें फटाफट होती हैं, यहाँ कुछ ऐसा होता ही तो नहीं है। कमांड्स अलग हैं इसकी। अब यहाँ पर हम आ गए इस एम्प्टी फोल्डर में। अब यहाँ पर आ गए, ये खोल के अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे npm वर्जन, फिर से चेक npm v चेक कर लेंगे। npm का वर्जन क्या है? 9.6.7, ठीक है। अब यहाँ पहली कमांड होती है npx create। पहले रिएक्ट की ऐप बनाएंगे, क्रिएट नहीं, npm पहले इंस्टॉल करते हैं। पहले वाले को इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना होता है npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। आप चाहो तो इसे ChatGPT से भी ले सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ हमें पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये चीज़ इंस्टॉल नहीं करोगे तो रिएक्ट की ऐप नहीं बना पाओगे। अब यहाँ लेमैन वाला काम नहीं चलता, दिहाड़ी मजदूर वाला, कि भाई एक एक फाइल आप खुद से बैठ के बना रहे हो। समझ आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप सिंपली एक काम करते हो, यहाँ पर आप सारी चीज़ें खुद से ये रिएक्ट बनाएगा आपको। समझ रहे हो? ये सुनो। अब यहाँ पर एक और कमांड हम लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप नाम से हमने एक बना दी। अब देखो, अब ये बनाना चालू कर दिया इसने। अब ये माई ऐप के अंदर है हमारी सारी चीज। समझ आ रहा है दोस्तों? अब देखो ये लोडिंग ले रहा है, जहां मैसेज आ जाएगा हैप्पी हैकिंग, जहां पर मैसेज आएगा वहां से गाइस काम खत्म हो जाएगा। देखो फटाफट कर रहा है ये थोड़ा तेज चल रहा है विंडोज़ के मुकाबले। हाँ ये बात है अच्छी कि तेज चलता है मैकबुक, लेकिन मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि यार इसमें ऐसा लगता है मैं दब के काम कर रहा हूँ, मैं चीज़ें खोल नहीं पा रहा हूँ। जैसे आईफोन और एंड्रॉयड में होता है ना, भले आईफोन कितना भी अच्छा है लेकिन
हम उसमें खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो गाइस? ओपन सोर्स वाली फील नहीं ले पा रहे हैं कि कुछ भी चलाना है चला पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत दबना पड़ता है चीज़ों को लेके। तो इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप लो, इन सब के चक्करों में मत पड़ो। मेरे को तो बस एक लोग ने कह दिया था कि भाई मैकबुक ले लो, अच्छी होती है, इसलिए मैंने ले ली थी। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। हैप्पी हैकिंग का मैसेज आ गया, दैट मीन्स अब मेरा ऐप बन चुका है। ये जो ऐप देख रहे हो आप माई ऐप की, ये है रिएक्ट की ऐप, समझ रहे हो? यस और नो? अब इसे हम बंद कर देंगे और फिर से इसे खोलेंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ओपन फोल्डर करेंगे। कौन सा फोल्डर ओपन करेंगे? अब आप लोग को याद होगा मैंने एक माई ऐप बनाई थी, माई ऐप के अंदर एक और माई ऐप है गाइस, है ना? ये वाली चीज़ हमें ओपन करनी, इससे हमें मतलब है, समझ आए? ये हमारी देखो ये चीज़ है मेन। अब आपको कैसे पता लगे रिएक्ट का है कि एंगुलर का है, ये भी समस्या है। तो पैकेज डॉट जेसन में जाना है और यहाँ पे अगर लिखा है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, तो ये किसका है? रिएक्ट का प्रोजेक्ट। ये कितने बच्चों को समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। आगे समझ में आ रहा है बच्चों? ये रिएक्ट हाँ का है। अब देखो यारो, अब इसमें फाइल स्ट्रक्चर ही नहीं समझा पाते बहुत लोग सही से, इसी में टाइम पास करा देते हैं। यूट्यूब पे देखो एक दो वीडियो इसी में निकाल देते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, फाइल स्ट्रक्चर। देखो वहाँ तो कंटेंट बनाने के पैसे मिलते हैं, ठीक है? वहाँ क्या है, बड़ी बड़ी वीडियोस बनाओगे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे। मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा है मेरे को पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, तो पढ़ाता मैं उस हिसाब से हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करो, ना कि टाइम पास करें। तो यहाँ सिंपली हमने देखा कि रिएक्ट है। अब रिएक्ट यहाँ आ गया। अब रिएक्ट देखने के बाद गाइस यहाँ पे मैं समझ गया हूँ कि यार ये रिएक्ट का है, और ये दो फाइल कभी डिलीट नहीं करनी होती है। ये फाइल मान लो अगर ये फाइल किसी ने तुम्हारी गलती से डिलीट कर दी, हो गई डिलीट। और इसको तुम रिकवर कर सकते हो। कैसे रिकवर करोगे? वो 200 MB की फाइल होती है, जब भी हम कोड डालते हैं कहीं तो हम वो वाली फाइल नहीं इस्तेमाल करते। समझ रहे हो? समझ रहे हो गाइस कि नहीं समझ रहे हो? वो फाइल हम कहीं भी जी देते नहीं है किसी भी डेवलपर को। 200 MB की फाइल होती है, उसमें जिप बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को हम रिवर्ट कैसे कर सकते हैं? सिंपल कमांड लिखनी होती है npm install। npm install लिखते ही वो दोबारा से जनरेट हो जाती है हमारे वर्जन्स देख देख के। जो वर्जन्स इसमें लिखे होते हैं ना, पैकेज लॉग जेसॉन, ये सारा ले लेके वो देखो रीजनरेट हो गई। फिर से हो गई नहीं हो गई गाइस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखनी होती है कि प्रोजेक्ट में दो फाइल डिलीट नहीं होनी चाहिए कभी भी। कौन सी दो फाइल? पैकेज डॉट जेसॉन और पैकेज डॉट लॉग जेसॉन, ठीक है? जी भैया। ये दोनों फाइल कभी डिलीट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट खत्म है तुम्हारा। फिर डिलीट हो जाएगा तो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा तो फिर खत्म है, बस सारे वर्जन मिट गए। अब तुम्हें नया प्रोजेक्ट बनाओ, इसका कोड उसमें ले जाओ। देखो यहाँ पे वर्जन्स लिखे होते हैं कि आप इस चीज़ का ये वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, इस चीज़ का ये वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, और इसके अंदर दुनिया भर के फोल्डर्स होते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ बूटस्ट्रैप भी होगी, देखोगे ना ध्यान से, तो यहीं पे कहीं होगी BOOABCD, नहीं है, जब इंस्टॉल करोगे तब आएगी। देखो यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, दुनिया भर की। तो ये बहुत सारा कोड होता है यार। नोड मॉड्यूल्स बहुत तगड़ी चीज़ होती है, इसमें बनी बनाए बहुत सारी लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स होती है। अगर तुम इसकी इन्फो लोगे ना, इन्फो कहाँ से लेते हैं? गेट इन्फो, इसमें नहीं ले पा रहे हम, कैसे जो भी है, इसीलिए घटिया है। देखो अब यहाँ समझते हैं सबसे पहले कि चीज़ें कैसे करने वाले हैं हम, ठीक है? इसे बंद करते हैं पहले। अब यहाँ समझते हैं गेट इग्नोर फाइल किस लिए होती है। जब हम गिटहब पे अपना कोड डाल रहे हैं तो क्या क्या फाइल्स को इग्नोर करना है। जैसे नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को, ये 200-300 MB का फोल्डर, इसको मार के क्या करोगे तुम? जब हर बार इसको रीजनरेट कर लोगे इस फाइल की मदद से, है ना? और रीजनरेट कराने में मदद कौन कर रहा है? क्या हमें कोई नेट की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, जो नोड जेएस हमने इंस्टॉल किया था वो इसको रीजनरेट कर देता है। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। तो नोड जेएस जो हमने इंस्टॉल किया था वो इसको रीजनरेट कर देता है। अब बात करते हैं पब्लिक। पब्लिक से हमें कोई लेना देना नहीं होता। पब्लिक में फालतू चीज़ें पड़ी होती हैं, फोटो वोटो, ये सारी चीज़ें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पे, ठीक है? गिट से लेना देना किस लिए होता है? क्योंकि गिट से हमारा गिटहब का कोड बनता है, ठीक है? गिट से गिटहब का चेंजेस ट्रैक होते हैं। पब सोर्स फोल्डर से होता है सारा लेना देना। सोर्स के अंदर होती है कोडिंग, जिससे हमें डेवलपर को मतलब होता है। सोर्स फोल्डर में अब आपको क्या लगता है सबसे पहली फाइल हमें कौन सी देखनी चाहिए? वेबसाइट में सबसे पहली फाइल कौन सी दिखने वाली है हमें? बताओ भाई।
जो बता देगा मान जाऊंगा उसे कि हाँ भाई इसे नॉलेज है। index.js होगा। अच्छा जी, जेएस फाइल कभी भी रेंडर कर सकती है सबसे पहले। सर app.js। नहीं, जेएस फाइल कभी भी पहले रेंडर कर सकती है। ये index.js जेएस फाइल अकेले रेंडर कर सकती है वेबसाइट पे। नहीं भैया। HTML CSS जेएस वाला डायग्राम भूल गए, हड्डी स्किन्स वाला और वो नर्वस सिस्टम वाला, वो डायग्राम भूल चुके हो गाइस। नहीं भैया। तो हड्डी के बिना तुम्हारी वो खड़ी हो जाएगी, तो भाई ये बेवकूफ़ी होती है और तुम लोग को बेवकूफ़ भैया बनाया जाता है। पब्लिक में है ना वो देखो, फाइल। स्टार्टिंग का फाइल जो होता है बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मेरे को भी यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाते थे, मुझे भी समझ नहीं आता था एक्चुअली क्या होता है बिहाइंड। देखो, सबसे पहली फाइल अगर कोड में देखा जाए तो index.js ही होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि index.js में स्टार्टिंग का कोड लिखा होता है, क्या दिखाना है स्क्रीन पे। लेकिन इसने यहाँ पर एक डॉम मैनिपुलेशन की कमांड लिखी है, अगर ध्यान से पढ़ोगे इसे तो समझ आएगा कि ये कह रहा है रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अब ये कहाँ से ले रहा है, ये कैसे पता लगेगा? अब देखो गाइस, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर तुम्हारी एक index.html छुपी हुई है, जहाँ पे बस तुम्हारे यहाँ आईडी रूट रखी है, कुछ भी नहीं लिखा इस फाइल में। ये पूरी फाइल अगर आप देखोगे ना, देखो पूरी फाइल एम्प्टी है। ये कह रहे हैं कि मतलब पूरा कंटेंट ही हमारा डॉम मैनिपुलेशन से दिखता है रिएक्ट में, HTML में कोई कोड नहीं लिखते। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। नहीं समझ आया बच्चों? भाई यस भैया। यहाँ HTML में सिर्फ जगह ली गई है, HTML से जगह ली गई है कि भाई तुम डिव दे दो हमें रूट वाला, बाकी हम सारा काम अपने एंड से करा लेंगे। समझ रहे हो? और बाकी ये अपने एंड से काम करवा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, रूट। HTML से इसने बोला सबसे पहली फाइल यही रेंडर होती है, लेकिन इसने बोला यार रूट, ठीक है, इसकी आईडी रूट, कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर। इस चीज़ को उठा के हमारा फ्लो चालू होता है और यहाँ से हम अपना रिएक्ट का कोड समझते हैं कि ये जो चीज़ थी index.html में रूट, यहाँ हमें डेटा रेंडर कराने के लिए JS की मदद से, पूरा डेटा JS की मदद से रेंडर होता है, इसीलिए इसका नाम है रिएक्ट JS। समझ में आया बच्चों कि क्यों क्यों Yes, करते हैं? आ गया। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, HTML में लिखते थे, इसीलिए रीलोड होता था। बट यहाँ क्या होता है, HTML की इंसल्ट मारी जा रही है, HTML को बस नाम नाम का यूज़ किया जा रहा है। समझ रहे हो? HTML का कोई लेना देना है इसमें? कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ इसने एक रूट दिया है, इस चीज़ को इसने यहाँ कनेक्ट कर लिया, अब इसके बाद JS का कोड लिख रहा है। समझ आया नहीं आया मीन्स गाइस? भैया जो वेबसाइट होगी वो पूरी डायनेमिक होगी, है ना? पूरी डायनेमिक होगी, पूरा हर चीज़ रिएक्ट में, मतलब हर चीज़ JS में चलेगी, कोई भी चीज़ HTML में ऐसे नहीं चलेगी, फिर इसीलिए रीलोड मांगता है वो। अभी समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ जी में आएगा। भैया। बहुत लोग आपको बोलेंगे भाई index.js में पहला कोड होता है, यहाँ लिखो वहाँ लिखो भाई, लेकिन भाई एक बात बताओ, आप क्वेश्चन करो ना, क्रॉस क्वेश्चन करो कि यार कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो JS में रेंडर होती है, आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो JS में चलती है? कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है। बेवकूफ़ बनाते लोग। तो इसीलिए यूट्यूबर कोई भी अगर वीडियो बना रहा है, वो देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैक्सिमम यूट्यूबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉपी मारते हैं। अगर किसी बड़े यूट्यूबर ने पहले अच्छी वीडियो बना दी तो वो वही बातें वो भी बोल रहे होंगे, वही एग्जाम्पल वो भी दे रहे होंगे। ठीक है? तो इसीलिए किसी पे ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करो और खुद से सोचो कि यार HTML के बिना JS कैसे रेंडर कर सकती है, खुद सोचो ना यार। तो ये चीज़ होती है जो वो बताते नहीं है सही से, कि यहाँ पे जो आपने रूट लिया होता है ये वहीं से लिया होता है। समझ आया गाइज? जी भैया। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंपोनेंट रेंडर करा रहे होते हो, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई छोटी सी चीज़ है। अब यहाँ पे देखो गाइस, लिखा है ऐप। ऐप का मतलब क्या होता है रिएक्ट में? ऐप लिखा है, ऐप मीन्स ये कह रहा है कि देखो ऐप का मतलब क्या है यहाँ पे। देखो गाइस, एक चीज़ तो आप लोग को समझ आ गई होगी इतने दिन में कि .js नहीं लिखेगा हर जगह, क्योंकि देखो और इट्स ऑल अबाउट JS। सो हर बार JS स्पेसिफाई थोड़ी करेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये स्पेसिफाई करेगा कि नहीं यार ये तो JS का कोड है? ये बताओ, स्पेसिफाई करेगा हर बार JS लिखेगा? नहीं लिखेगा। समझ आया? तो ये कहना क्या चाह रहा है कि index.js पे जाना है आपको। समझ आया? जी भैया। ये कह रहा है कि app.js, यानी कि इसका मतलब है
ऐप डॉट जेएस। समझ आया? भैया आपका आवाज कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज़ सही से? जी भैया। आवाज़ यार थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती, कोई नहीं। यार देखो मेरी बात समझो, ये कह रहा है कि ऐप ऐप को रेंडर करा रिएक्ट में। जैसे आप कोड रियूजिबिलिटी कैसे करोगे? बार बार यार, या तो यहाँ पे कोड लिखोगे, या तो आप क्या करोगे, किसी और कंपोनेंट का कोड यहाँ पे कनेक्ट करोगे। तो कनेक्ट कैसे किया है? यहाँ जो ऐप डॉट जेएस थी ना गाइज, उसको यहाँ पे प्रिंट कराया गया है। कैसे? ऐप को यहाँ से इंपोर्ट किया गया। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लॉजिक समझेंगे पहले। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मदद से ही तो हम कर पा रहे हैं कोड रियूजिबिलिटी। समझ रहे हो शिवम? नहीं तो हम कैसे कर लेंगे किसी और को रीयूज? समझे? तो जैसे अगर मेरे को कोई घड़ी दुबई से मंगानी है, तो मैं दुबई से इंडिया में क्या करा रहा हूँ, इंपोर्ट करा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई यहाँ से इंडिया से गेहूं वेहूं भेजने हैं बाहर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऐप डॉट जेएस से ऐप को एक्सपोर्ट किया है। देखो ऐप डॉट जेएस में चलो, ऐप डॉट जेएस में जो भी कोड लिखा है, अभी कोड नहीं देखना मैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। इसको क्या किया गया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, बाहर भेजा गया है कि सब लोग यूज़ करो इसको, बिना बिंदास होकर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहा है। तो इंडेक्स डॉट जेएस ने कहा ठीक है, मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, यानी कि ये वाले ऐप को कह रहा है, मैंने कर दिया। ऐप लिखे या फिर ऐप डॉट जेएस लिखे, बात बराबर है। समझ आ रहा है गाइज? फाइल नेम भैया। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि अब दाल नहीं गलने वाली है तुम्हारी। अगर सोचो बिना मेहनत के, बिना खुद से पढ़े अब दाल गल जाएगी तुम्हारी, तो नहीं गलने वाली बेटा। अब रिएक्ट आ गया है। अब तुम सोचोगे कि बिना मैं खुद से मेहनत किए, बस कार्तिक भाई के भरोसे खुद से सारी चीज़ें समझ लूँ, नहीं 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 नहीं। अब तुम्हें खुद भी एफर्ट मारना पड़ेगा, और लेक्चर्स के बाद खुद भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। अब देखो, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप कर लिया, ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। इंडेक्स डॉट सीएसएस को भी देख रहे हो कैसे इंपोर्ट किया जा रहा है? वैसे नहीं किया जा रहा है कि एचटीएमएल के कोड लिखे जा रहे हैं बड़े बड़े। वो चीज़ हटा दो अब दिमाग में से। वो चीज़ मैंने क्या कहा था तुम्हें, वो सब चीज़ें बेसिक होती है। वो सब चीज़ें छोटी मोटी वेबसाइट्स बनाने के लिए ठीक रहता है, लेकिन जब हमें बड़ी वेबसाइट्स बनानी होती है, जल्दी जल्दी बनाना होता है, तब हमें रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना होता है। और रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क हमें क्या मदद कर रहे हैं, यहाँ पर एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे रहे हैं। इतनी सारी फाइलें बना के दे रहे हैं, ताकि इन सब चीज़ों में हमारा टाइम पास ना हो, है ना? ये सुनो गाइज, जी भैया। अब यहाँ पे तुम्हें फाइल्स का मतलब समझाता हूँ। देखो, सेटअप टेस्ट डॉट, इसको छोड़ दो, ये सारी यूनिट टेस्टिंग होती है। वेब वाइटल्स भी छोड़ दो, किसी काम की नहीं। लोगो लोगो जो तुम्हारा आता है वहाँ पे रिएक्ट का, इंडेक्स डॉट जेएस मेन फाइल है, फर्स्ट फाइल। सेकंड फाइल है तुम्हारी ऐप डॉट जेएस। क्यों? क्योंकि पहली फाइल अगर इंडेक्स डॉट जेएस है, इसके अंदर ऐप डॉट जेएस कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स ऐप डॉट जेएस का कोड पूरा यहाँ पर आ गया एज इट इज। समझ रहे हो? इंडेक्स डॉट सीएसएस में आप अपनी दुनिया भर की सीएसएस लिख सकते हो। ऐप डॉट टेस्ट भी, ये भी किसके लिए है? ऐप की यूनिट टेस्टिंग के लिए है, ठीक है? ये भी नॉर्मल है। और ऐप डॉट सी एस एस इसकी सी एस एस है। समझ गए गाइस क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे ऐसे कोडिंग करनी पड़ती है कि सी एस एस को भी इंपोर्ट करो। अब देखो, रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं करोगे तो फिर तो बहुत बड़ा एरर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे पास। सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, देन फिर रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम को क्यों इस्तेमाल करना है भाई? आप डॉम मैनिपुलेशन की कमांड लिख रहे हो, रिएक्ट डॉम को नहीं यूज़ करोगे तो एरर आएगा। समझ रहे हो बच्चों बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? जी भैया। भाई थोड़ा सा समझो, यहाँ पे चीज़ें आसान नहीं है। अब सी एस एस को, इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये जो सी एस एस है इसको यहाँ लाए हैं। ऐप फ्रॉम ऐप, ऐप जेएस को लाए हैं यहाँ पे। रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसको हटा भी दो कुछ। तो यहाँ पे ऐप को हमने अब इस चीज़ को चला के कैसे देखेंगे, वेबसाइट में दिखती कैसे है? यस, क्वेश्चन है किसी का कुछ? हाँ, मैं ये पूछ रहा था, सबसे पहली वाली लाइन है ये कैसे आ रही है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट वाली? ये बाकी नीचे तो हमारी फाइल बनी है, क्रिएटेड है, तो हमने इंपोर्ट कर ली है, पर ये पहली वाली कैसे आ रही है ये? रिएक्ट नहीं यूज़ करोगे तो फुल एरर मारेगा ना ब्रो। रिएक्ट की तो लाइब्रेरी नहीं है ना, ये तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है सबसे पहले। नहीं, वो तो मैं समझ गया, बट जैसे कि हमने ये ऐप डॉट सी एस, वो सी एस एस और ये इंडेक्स डॉट जे एस बनाई है, या फाइल बनी हुई है ये, बनी हुई तो है ये ब्रो। हमने इंपोर्ट कर ली यहाँ पे। नहीं नहीं, सब कुछ तो बना बना, अभी मैंने कुछ भी कोड चेंज नहीं किया है। सब कुछ नहीं नहीं, ये वो हमें तो बना नहीं, बनाया मिलता है। वो तो मैं समझ गया, हम्म बट जैसे यहाँ पे, यहाँ में दिख रही है इंडेक्स डॉट जे एस ये रही, और हम्म वो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर ली, हम्म वहां से एक्सपोर्ट हुई थी, तो वैसे ये कहाँ दिख रहा है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट? ये भी कहीं फाइल है क्या पहले हाँ से? जी हाँ जी, देखो यहाँ पे
मैं क्या बोल रहा था, नोड मॉड्यूल्स का सारा खेल है भाई। देखो अच्छा अच्छा, इसमें इसमें कहीं अंदर होगी वो, ठीक है ठीक है। देखो MNOP, ये देखो QR, ये देख रहे हो, रिएक्ट, ये देख रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्रो, कह तो रहा हूँ नोड मॉड्यूल्स पे ही पूरा चलता है, चाहे एंगुलर हो, नेक्स्ट जेएस हो, या नोड ये हो रिएक्ट। अब इसको चलाने के लिए क्या कमांड लिखेंगे, npm स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट करते हैं वैसे ही npm को स्टार्ट करेंगे, देखो स्टार्ट हो गया। और ये हमारी वेबसाइट गाइस खुल गई है, और ये आप देख सकते हो 3000 पोर्ट पे खुली है, लोकल होस्ट में, हमारे कंप्यूटर में ही रन कर रही है अभी। तो देखो ये वेबसाइट आपकी बन गई गाइस, समझ आ रहा है गाइस? भैया मेरे में npm इंस्टॉल नहीं हो रहा, एरर दे रहा। भाई क्यों दे रहा है, स्क्रीन शेयर करो जरा, लेट मी सी क्या इशू आ रहा है आपका। 1 मिनट भैया। आपका देखूं जरा मैंने आपने क्या ऐसा किया है। बहुत लोगों को इश्यूज आते हैं, मैं भी जब ये स्टार्टिंग में सीखता था 3 साल पहले, तो मेरे को भी बहुत इश्यूज आते थे, क्योंकि मैं गलत डायरेक्टरी में लिख रहा होता था, बहुत सारे इश्यूज आते थे। उस टाइम चैट जीपीटी भी नहीं होता था, और फिर बंदे इसी वजह से क्विट कर देते थे ये डेवलपमेंट को। देखो भैया, हाँ यस, लेट मी सी। हाँ भाई, भाई आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, पहले ही बात बताओ, रिएक्ट का प्रोजेक्ट कहाँ है? ये भैया फोल्डर है, इसमें भैया क्या? फाइल बनानी होगी। नहीं, फाइल क्यों बनानी है? यहाँ पे npm इंस्टॉल थोड़ी लिखना है, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखो ना। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? वो तो ऊपर लिखा था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम दे यहाँ रही पे है लिखो यहाँ पे। नोड वी लिखो, नोड डैश वी। कहाँ लिख रहे हो? हाँ, अब लिखो npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप, वो ये अपर एरो दबाओ, लिखो मत, लिखो मत, अपर एरो दबाओ। हाँ, दोबारा दबाओ। हाँ अब मारो। हाँ, अब इस एरर को लेके जाओ, एक मिनट को रुको, फाइल npm कैन नॉट बी लोडेड, डिसेबल्ड सिस्टम। हाँ, इस एरर को लेके चैट जीपीटी के पास जाओ, ये एरर सबका आता है एक एक बार कहीं ना कहीं, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट असाइंड ऐसे करके कुछ एरर होता है, मुझे जितना याद है ऐसे कुछ करना होता है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइंड, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइंड। लिखो लिखो, एंटर मारो बस। हाँ सेट, वही होगा, नीचे आओ। देखो मैं बोला था ना, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आते रहो। सेट, मैं बोल रहा हूँ ना, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइंड करना होता है। और नीचे आओ, फोर्थ, हाँ ये ऑप्शन 2 वाली कमांड चलाओ, वो ये ऊपर बात वाली, उससे ऊपर वाली, ये। ये बात है। हाँ, वो कॉपी लिखा तो है, कॉपी कोड राइट साइड में। हाँ यहाँ से लिखो, अब वहाँ ले जाके कंट्रोल वी मारो टर्मिनल में। गाइस देखो, किसी और बच्चे का भी एरर आएगा, घबराना नहीं है, एरर सॉल्व करवाना है। ये चीज़ ऐसी होती है, शुरू में बहुत दिक्कत देती है, आदमी का मूड यहीं पे चिड़चिड़ा हो जाता है। अब दोबारा से अपर एरो से अपनी कमांड चलाओ, और एक और बार, हाँ अब चलेगा। अब देखो गाइज, इसकी कमांड शायद से लग रहा है चल गई है। तो गाइज इसी तरह से कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा भैया, यार देखो मैं हूं ना, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तुम्हें, मैंने हर वो सिनेरियो देखा है, तो मुझे पता है जी कैसे भैया, दिक्कत अच्छी होती है। बात और है। शुरू में अगर दिक्कत होती है ना, तो बंदे का मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर बंदा रिएक्ट वेक्ट सीखना ही छोड़ देता है। तो इसलिए ये सब एरर वेरर की स्टेज से मत जाओ, मैं हेल्प करा दूंगा, कोई दिक्कत होगी कोडिंग पे फोकस करो, ये सब बहुत छोटी चीज़ है। बाद में मुझे पता लगा कुछ है ही नहीं ये सब। जी भैया, हो गया। अब कर लेना, ठीक है, चलो, ओके गाइस। अब आते हैं गाइस अपने फ्लो पे वापस। अब यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं कि सारे बच्चों को ये तो समझ आ गया होगा कि यार ये चीज़ ज़रूरी किस लिए है, समझ आ गई पहले, कि रिएक्ट को हमने कैसे ओपन किया, क्या फाइल स्ट्रक्चर है, क्यों हमें रन जी करना है। भैया। अब ये रन हो रहा है जैसे, तो अब आप ये देखो कि जो ये आपकी ऐप index.js है, इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखते हम लोग। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि इसमें हम पेजेस बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें रेंडर करवानी है स्क्रीन पे, ये लिखते हैं।
कोड हम कहाँ से लिखना चालू करते हैं? ऐप डॉट जे से। ऐप डॉट जे के अंदर देखो क्या लिखा है, लर्न रिएक्ट। अब लर्न रिएक्ट लिख दिया है। अब लर्न रिएक्ट विद, मान लो अंडररेटेड कोडर लिखूं मैं, ठीक है, मान लो। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अंडररेटेड कोडर। लिख रहा है नहीं लिख रहा गाइस, ये बताओ। तो ये ये सारी, ऐसा ही इमेज क्यों आ रहा है, ऐसा ही मतलब ये क्यों आ रहा है? ये यहाँ पे लिखा है ना हमने, ये देखो, ये हटा दोगे ना यहाँ पे, ये लोगो, ये हटा दोगे तो नहीं आएगा। समझ रहे, ये रखा हुआ है ना इन्होंने, यहाँ पे देखो तो सही, ये है तो, यही तो इसका जी कोड है। एसवीजी में रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे भी रखा हुआ है 2 जगह। ये चीज़ आपकी ये वाली चीज़ है, एप्पल टच जी फैब आइकन। समझ आ रहा है? कोई भी चीज़ जी समझना समझा करो। उत्तरी ये क्या कर दिया मैंने, कहाँ आया, कहाँ हूँ मैं? देखो, हमेशा मैं कहता हूँ कोड से बातचीत करो, कोड से भागो मत कि यार क्या हो रहा है, एरर आ गया डरो मत, सीखने को ही मिलेगा कुछ नया। खुश हो जाओ कि हाँ चलो एटलीस्ट कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा जी है? भैया। अब जी ये भैया। बताओ, ये कितने बच्चों को समझ आ गया कि रिएक्ट क्या है, क्यों चाहिए? अब जैसे यहाँ पर आप कुछ भी काम कराते हो तो आपकी वेबसाइट रिलोड नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ये रिलोड नहीं होगी, काम होगा सारा लेकिन रिफ्रेश नहीं होगी बात बात पे। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस बचेगी, ऑप्टिमाइज्ड रहेगी, ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएंगे, लोड भी ले पाएगी फिर वेबसाइट। बहुत सारी चीज़ें आज बढ़ जाती हैं, समझ रहे हो? और पूरा पेज रिलोड करना छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो बहुत स्लो हो जाता है वेबसाइट। ठीक है, समझ आ रहा है बोलना क्या चाह रहा हूँ गाइस? जी भैया। तो यहाँ पे सीधी बात ये समझो बच्चों कि भाई हमें कुछ भी करना है लाइफ में तो पहले उसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा कि रिएक्ट क्यों सीखूं यार, मैं नहीं सीख रहा। लेकिन नहीं, कंपनीज में जो रैपिड डेवलपमेंट होती है, जो फास्ट पेस डेवलपमेंट होती है, कि आपको जल्दी से जल्दी कोई एप्लीकेशन बनानी है अगर, तो वो कैसे बनाओगे आप? रिएक्ट की मदद से। समझ गए? जी भैया। चलो गाइस, अब ये सारी चीज़ें पढ़ो, खुद से एक बार बनाओ प्रोजेक्ट, चेंजेस करो, नई फाइल्स बनाओ, इसमें सीएसएस लिखो, कुछ फॉर्म वॉर्म बनाओ, एचटीएमएल भी लिख सकते हो। देखो जेएसएक्स इस्तेमाल करती है, जेएसएक्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। जेएसएक्स क्या करती है, तुम्हें इसी में जेएस की फाइल के अंदर तुम्हें एचटीएमएल लिखने अलाउ करती है। देख रहे हो, ये इमेज टैग, ये हेडर वेडर, ये सब किसके हैं? एचटीएमएल के। हाँ, क्लास का नाम यहाँ पर क्लास नेम हो जाता है, समझ गए? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में भी तो क्लास होती है ना, तो अगर हम क्लास लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली क्लास ले लेगा। कौन सी? ऊप्स वाली क्लास ले लेगा। तो ये देख रहे हो जी कितनी बढ़िया चीज इसने हमें दी है कि आप जेएस की फाइल के अंदर ही क्या कर सकते हो, आप जेएस की फाइल के अंदर ही HTML कोड एचटीएमएल लिख है। सकते हो। जी भैया। पहले इसका नाम जेएसएक्स होता था, अभी जो मैंने डाउनलोड किया है, लेटेस्ट डाउनलोड किया है, रिएक्ट 18 में शायद से मैंने किया है। देखूं जरा, देखो कौन सा है मेरा रिएक्ट का वर्जन, 18.3.1। तो रिएक्ट 18 में जेएस हो गया, पहले इसका नाम जेएसएक्स होता था गाइस। समझ आ रहा है? जी भैया। और बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को। अभी आप लोग ये समझिए, प्रोजेक्ट सेटअप करिए, रिएक्ट की इंपॉर्टेंस समझिए, खुद से भी पढ़िए, चैट जीपीटी से पूछिए 10 पॉइंट रिएक्ट की, मतलब इंपॉर्टेंस समझिए, क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों यूज़ करना है, क्या सीखना है उसके बारे में। रेंडरिंग है, डॉम मैनिपुलेशन है, वर्चुअल डॉम क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ो। क्योंकि देखो, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम प्लेन जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं और रिएक्ट लिख रहे हैं तो उसमें क्या बेनिफिट है। कल को कोई इंटरव्यू पूछेगा तो देन व्हाट विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ रहे हो गाइस? तो मेहनत करो, कल जी एकदम फास्ट पेस कंटेंट के साथ हम पढ़ेंगे जेएसएक्स और बनाना चालू कर देंगे चीज़ों को। यू स्टेट वगैरह जितने भी हुक्स वगैरह हैं, रिएक्ट की इंपॉर्टेंस समझेंगे। ठीक है गाइस? ठीक है, ठीक है। बिल्कुल एकदम, अब एकदम रेडी होके बैठो, ये मत सोचो कि भाई 10 दिन मिलेगा बीच में तब हम रिएक्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ खत्म करते चलो। कोई भी चीज़ ऐसे मत सोचो पेंडिंग में रखो। ठीक है गाइज? क्योंकि अब ठीक है। आगे तक बहुत कम बच्चे ही जाएंगे और वही बच्चे जाएंगे जो इस रिएक्ट को पार कर पाएंगे। चलो फिर, ओके गाइज, यू ऑल कैन लीव। भैया। ओके भैया।